क्या हर एक ट्यूमर कैंसरस हो सकता है या कुछ ऐसे ट्यूमर्स भी होते हैं जो बिल्कुल हार्मलेस होते हैं? तो ट्यूमर क्या है? इट्स अ कलेक्शन ऑफ कैंसर सेल्स। एक लेवल के ऊपर बड़ा होने के बाद इसके जो सेल्स है वो बर्स्ट हो जाती है उस जगह से, आसपास के सेल्स को डिस्ट्रॉय कर देती है। ब्रेस्ट मिल्क में कैंसर पाया जा रहा है या स्पर्म सैंपल्स में कैंसर पाया जा रहा है, जो कि वाज अनहर्ड ऑफ। अनफॉर्चुनेटली हमारे कंट्री में सर्विकल कैंसर का बर्डन बहुत हाई है बिकॉज ऑफ लैक ऑफ अवेयरनेस। फूड, क्या आपको मालूम है वो चिकन कहाँ बन रहा है? एक्सट्रीमली स्कैरी। आपको खाना देंगे एक ब्लैक कंटेनर। मैंने तो प्लास्टिक बॉटल में पानी पीना छोड़ा, एंड ये बहुत बड़ा फैक्टर है क्योंकि लोग आराम से फ्लाइट में बैठ के वेपिंग कर रहे हैं क्योंकि आपका स्मोक अलार्म बचता नहीं है। स्मोक अलार्म से तो आपने आपको बचा लिया, बट ये धुएं से आप कब बचाओगे अपने आप को? जो भी किसान लोग हैं जब स्प्रे करते हैं तो मास्क भी नहीं डालते। एक नॉर्मल ब्लड टेस्ट से कैंसर डिटेक्ट हो सकता है, क्या ये सच है या फिर सिर्फ एक डेंजरस मिथ है? ये जो मास्टर हेल्थ चेकअप का जो सिस्टम है हमारे कंट्री में थोड़ा फॉल्टी है। यहाँ पे क्या होता है, पहले आप टेस्ट कराते हो, एक पैकेज के जैसे टेस्ट कराते हो, फिर जाके डॉक्टर को मिलते हो। हमको पता नहीं चलता कि हम लोग जो क्या कर रहे हैं जिससे हमारा कोई भी बीमारी का रिस्क बढ़ जाए। बट हमारे मन में रहता नहीं है, बट दैट इज द रियलिटी ऑफ लाइफ। हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू द सेहत गुरु पॉडकास्ट। इंडिया में जब भी कोई कैंसर वर्ड सुनता है तो शायद एक ही इमेज ध्यान में आती है, वही इमेज जो हमें मूवीज के थ्रू दिखाई जाती है कि अगर कोई हीरो या कोई भी एक्टर कैंसर से गुजरता है तो उसका एक ही आउटकम होता है, एक ही एंड। तो सबसे पहला सवाल तो ये है कि क्या कैंसर का मतलब हमेशा डेथ ही होता है? ये सवाल और ऐसे कई सारे सवाल कैंसर को लेके आंसर करने के लिए आज हमारे साथ हैं डॉक्टर मंगेश कामत, जो कि बैंगलोर के लीडिंग मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट एंड हेमेटोलॉजिस्ट हैं। इन्होंने कई सारे सॉलिड कैंसर्स, ब्लड कैंसर्स और प्रिसिजन ऑन्कोलॉजी में काफी सारा नाम कमाया है। डॉक्टर, वेलकम टू द पॉडकास्ट। थैंक यू सो मच नरगिस, इट्स अ प्लेजर टू बी हियर। बहुत खुशी हुई, आपसे बात करने का एक मौका मिला है। एंड मैं कोशिश करूँगा कि जैसे मैं अपने स्टूडेंट्स को ऑन्कोलॉजी पढ़ाता हूँ कि आपकी ऑडियंस को जितनी अच्छी तरीके से मैं आपको फैक्ट्स बता पाऊँ, मैं कोशिश करूँगा। थैंक यू सो मच डॉक्टर, ये हमारी भी उम्मीद रहेगी। तो डॉक्टर, इस कॉन्वर्जेशन को शुरू करने के लिए मेरा सबसे पहला सवाल, कैंसर एग्जैक्टली क्या चीज़ है? तो बेसिकली अगर एक 10 साल के बच्चे को आपको समझाना हो कि कैंसर क्या है तो आप कैसे एक्सप्लेन करेंगे? एक्चुअली जो आपने बताया 10 साल के बच्चे को, वो बहुत ही पर्टिनेंट क्वेश्चन है क्योंकि मुझे सच्ची में इसका जवाब दे दूंगा, मगर मुझे सच्ची में लगता है कि हमारे एजुकेशनल सिस्टम में जी जैसे डॉक्टर। हमारे पास सोशल स्टडीज़ है या बायोलॉजी है, हमको एक हेल्थ एजुकेशन का भी एक सब्जेक्ट होना चाहिए क्योंकि जितना हम अवेयरनेस छोटी उम्र से रखेंगे तो उतना अच्छा रहेगा हमें अपने हेल्थ के बारे में जानकारी लेने के लिए। जी डॉक्टर। और आजकल बहुत सारी मिस इन्फॉर्मेशन भी फैली जाती है, तो इसके 100%। वजह से ये इम्पॉर्टेंट है कि आप एजुकेशन बिगिनिंग से दे दें। तो कैंसर क्या है? बेसिकली आपके बॉडी में बहुत सारे मिलियंस ऑफ सेल्स रहते हैं, ओके। और भगवान ने कैसे बनाया है कि एक एक सेल का एक एक फंक्शन होता है। तो आपके ब्रेन का सेल जो होता है उसका फंक्शन एक होता है, आपके फेफड़े का जो सेल्स होता है उसका एक फंक्शन होता है, और आपके लीवर का सेल्स है उसका एक फंक्शन होता है। ये सारी सेल्स को एक ही सेट ऑफ जीन्स चलाती हैं। तो जो डीएनए आपके ब्रेन के सेल्स में है और जो डीएनए आपके फेफड़ों के सेल्स में है वो एक ही है। बट कुछ जैसे हम स्विच ऑफ और स्विच ऑन करते हैं, तो ब्रेन के सेल्स में कुछ स्विच ऑन होता है जिसके वो सेल सिर्फ ब्रेन का काम कर सके या नर्वस सिस्टम का काम कर सके, और जो आपके लिवर का जो सेल है उसका एक फंक्शन अलग होता है। तो जब ये नॉर्मल फंक्शंस ये सेल खो देती है और खोने के बाद एबनॉर्मली बिहेव करने लग जाती है, तब उसको हम कैंसर सेल कहते हैं। जो ऐसे से बोलते हैं ना कोई दीवाना हो गया है, वो आदमी तो देखने में नॉर्मल लगता है, शारीरिक तरीके से नॉर्मल लगता है, मगर उसकी बिहेवियर जो है बहुत ख़राब होती है, राइट। जी। और वो बिहेवियर ख़राब होने की वजह से बहुत सारा, जैसे बोलते हैं कि एक एनवायरनमेंट ख़राब हो जाता है, तो कैंसर सेल भी वैसे ही बिहेव करता है। सो व्हेन अ नॉर्मल सेल लूजेस इट्स नॉर्मल फंक्शन एंड बिकम्स एबनॉर्मल, तब वो कैंसर सेल बन जाता है। एक एग्जांपल देता हूँ। अभी फॉर एग्जांपल एक ब्रेन में एक ट्यूमर हो जाता है, एक कैंसर सेल हो जाता है, वो आपकी ब्रेन की नॉर्मल फंक्शन को ख़राब कर देता है, फिट्स आने लग जाती हैं या हेडेक होता है। तो बेसिकली क्या हो गया, जो नॉर्मल सेल्स का काम है उसको भी वो ख़राब करता है या रोक देता है, और जो नए सिम्टम्स है इस ट्यूमर की वजह से आ जाता है। सो कैंसर इज़ बेसिकली एन एबनॉर्मल प्रोलिफरेशन ऑफ सेल्स।
वंडरफुल, थैंक यू सो मच। बहुत आई एम श्योर एक 10 साल का बच्चा समझ पाएगा इस चीज़ को। और जैसे आपने कहा कि हेल्थ एजुकेशन एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट है, एक बहुत ही यंग एज से हमें बच्चों को इन चीज़ों के बारे में बताना चाहिए। आई थिंक पीपल हु कैन टेक दिस डिसीजन शुड डेफिनेटली टेक नोट ऑफ दिस सजेशन। डॉक्टर, आपने एक वर्ड यूज़ किया ट्यूमर अपने आंसर में। ट्यूमर और कैंसर को लेके भी बहुत कन्फ्यूजन्स है। एक चीज़ तो ये भी है कि जो हमें आप क्लियर कर सकते हैं कि क्या हर एक ट्यूमर कैंसरस हो सकता है, या कुछ ऐसे ट्यूमर्स भी होते हैं जो बिल्कुल हार्मलेस होते हैं? सो ट्यूमर बेसिकली एक शब्द है, जैसे हम लोग हिंदी में उसको गांठ बोलते हैं, राइट? सो ट्यूमर क्या है? इट्स अ कलेक्शन ऑफ कैंसर सेल्स। जब बहुत सारे कैंसर सेल्स एक जगह में ग्रो होके साथ में जुड़ जाती हैं, तो एक एक लीजन जैसा होता है, उसको हम लोग बोलते हैं ट्यूमर। दैट इज द डेफिनेशन इन मेडिकल साइंस। सो ये ट्यूमर क्या है? बेसिकली जो सारी सेल्स जो है जो खराब हो गई हैं, जो अभी होता है ना कि कुछ खराब लोग साथ में झुंड में बैठते हैं, सो बेसिकली ये लोग सारे सेल्स झुंड में बैठते हैं। दे विल सिट टुगेदर, दे विल कॉज डिसरप्शन अराउंड इट। आसपास के जो नॉर्मल सेल्स है उनका काम खराब करता है, उनको बहुत सारा तकलीफ देता है। तो बेसिकली दैट इज़ अ ट्यूमर। सो ट्यूमर में हमारे मेडिकल साइंस में, ऑन्कोलॉजी में हम लोग क्या बोलते हैं, दो टाइप होते हैं। एक है बिनाइन ट्यूमर और एक है मैलिग्नेंट ट्यूमर, राइट? सो बिनाइन ट्यूमर क्या होता है? जो उसी जगह में ग्रो होता है, सिर्फ वहीं पे ग्रो होता है। वो आसपास में जो जगह है उनको खा जाता है, शायद थोड़ा सा उनका जो उनको कंप्रेस कर देता है, मगर उसके बाद फैलता नहीं है, फैलता नहीं है। तो उसको बिनाइन ट्यूमर बोलते हैं। जी। तो यूजुअली हम लोग क्या करते हैं, सिर्फ वो ट्यूमर को अगर निकाल दें तो ट्यूमर बॉडी से निकल गया, और उसके बाद शायद उस जगह में वापस आ सकता है, बट कहीं और जाने का उसका चांस ऑलमोस्ट जीरो होता है। तो उसको हम बोलते हैं बिनाइन ट्यूमर। जी। जो मैलिग्नेंट ट्यूमर है उसको शायद बहुत लोग कैंसर बोलते हैं। तो मैलिग्नेंट ट्यूमर क्या होता है? तो सेम ये ट्यूमर झुंड में आ जाते हैं, ट्यूमर सेल्स, और वहाँ पे बड़ा हो जाता है, और एक बार एक लेवल के ऊपर बड़ा होने के बाद इसके जो सेल्स है वो बर्स्ट हो जाती है उस जगह से, और आसपास के सेल्स को खाने लग जाती है या आसपास के सेल्स को डिस्ट्रॉय कर देती है। तो वो एक स्पेस ऑक्यूपाइंग होता है, मतलब उस जगह को वो ग्रो कर जाता है। तो शायद उसके वजह से कुछ नॉर्मल सेल्स मर जाए या नॉर्मल सेल्स काम करना बंद कर दे, तो उसको बोलते हैं लोकल इन्वेशन, आसपास में फैल जाना। जी। और कुछ सेल्स जो अभी देखिए बॉडी के टॉप से बॉटम तक खून बहता है, राइट? हर जगह के लिए खून की ज़रूरत होती है, क्योंकि उसके वजह से ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट मिलते हैं। तो ये जो ट्यूमर सेल्स है कुछ ब्लड में लीक हो जाते हैं, और लीक होने के बाद फैल जाते हैं, और फैलने के बाद जहाँ भी उनको एक मौका मिलता है दूसरे ऑर्गन में, जैसे लिवर हो या किडनी हो या फॉर दैट मैटर लंग्स हो, वहाँ पे जाके बैठ जाते हैं और वापस ग्रो होना शुरू हो जाते हैं। उसको बोलते हैं मेटास्टेसिस। तो उसको बोलते हैं फैलना। जो ट्यूमर सेल्स आसपास में फैलता है और दूर दूर फैलता है उसको हम मैलिग्नेंट ट्यूमर बोलते हैं, और वो होता है कैंसर। ओके, थैंक यू सो मच। बहुत डिटेल एक्सप्लेनेशन था डॉक्टर। ये कैंसर के जो कॉमन कॉजेज़ हैं इसके बारे में थोड़ी बात करते हैं। ये जो जेनेटिक्स कहा जाता है कि वो भी एक कॉमन कॉज है, तो उसके बारे में थोड़ा आप बताइए। आई एम श्योर सबको जानना है। सो विल कम बैक टू दैट सेम बेसिक दैट आई टोल्ड यू कि हर सेल में आपको दो सेट ऑफ जीन्स मिलेंगे। तो टू सेट ऑफ जीन्स, एक होता है माँ से आता है और दूसरा आपके पिता से आता है। सो बेसिकली ये सेल की जो डीएनए है उनमें आपके पास दो सेट ऑफ जीन्स रहेंगे। उस दो सेट ऑफ जीन्स में आपके पास थोड़े जीन्स माँ के वजह से आएंगे और थोड़े जीन्स फादर के वजह से आएंगे। तो नाउ ये जब सेट ऑफ जीन्स आपको मिलती है, तो उनमें से डिपेंडिंग ऑन वेरियस रीजंस आपके कुछ जीन एक्सप्रेस हो जाती है, कुछ जीन एक्सप्रेशंस थोड़े छिप जाती है। तो कुछ हाइड होता है और कुछ एक्सप्रेस होता है। सो ये एक बेसिक्स आपको जानना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसके ऊपर आपका जो एक्सप्लेनेशन होगा कि क्यों कैंसर होती है वो आपको पता चलेगा। सो ऑन्कोलॉजी में हम लोग एक चीज़ के बारे में बात करते हैं, उसको बोलते हैं टू हिट हाइपोथेसिस। ओके। टू मतलब दो हिट हाइपोथेसिस। सो व्हाट एग्जैक्टली दैट मीन्स इज, एक छोटी डैमेज हो जाती है एक जीन में, और जब दूसरा जीन डैमेज हो जाता है तब कोई एक बीमारी आती है या कैंसर आता है। सिंपल पॉइंट है। सो अभी टू हिट के लिए क्या चाहिए? आपको दो हिट चाहिए। तो अगर आपको अपने माता या पिता से आपको एक जीन आई है जो ऑलरेडी स्लाइटली डैमेज्ड है या स्लाइटली ऑलरेडी एबनॉर्मल है, अच्छा। तो मतलब आपका एक जीन तो पहले से गया,
ओह माय गॉड, ओके, तो बस तो एक ही की अगर जरूरत है। हाँ अगर वो आपकी ज़िंदगी में कुछ फैक्टर्स के वजह से वो दूसरा जीन भी डैमेज हो जाता है, वो शायद डैमेज आपको 10 साल की उम्र में भी हो सकता है या 60 साल की उम्र में भी हो सकता है। ओ, अगर वो डैमेज हो गया तो आपके कैंसर होने के चांस हो जाती है। सो नाउ दिस इज द बेसिक दैट आई एम टॉकिंग अबाउट। जी, ठीक है, तो टू हिट हाइपोथेसिस जानना बहुत ज़रूरी है। तो अभी हम पहले बात करते हैं, अगर आपको आपके पूर्वज के वजह से या आपके पेरेंट्स के वजह से आपको अगर वो जीन मिल जाती है तो क्या होता है। तो एक एग्जांपल देना चाहूँगा, एक एक्ट्रेस है हॉलीवुड में जिनका नाम है एंजेलिना जोली। कभी भी ज़िंदगी में उनको कैंसर नहीं हुआ, मगर शायद वो कभी एक टाइम पे बैठ के सोच रही होगी कि क्यों मेरी माँ को और क्यों मेरे ग्रैंड मदर को कैंसर आया, क्यों ओके, मेरे दादी को कैंसर आया। अच्छा, तो उन दोनों को भी सेम ब्रेस्ट कैंसर आया था। तो उन्होंने एक डॉक्टर के पास कंसल्ट किया और उन्होंने पूछा कि क्यों आया मेरे को ये कैंसर, मेरे मदर को मदर और या ग्रैंड और मदर। मेरी दादी को। तो तब उन्होंने बताया कि कुछ ऐसी कैंसर्स होती है जो आपकी फैमिलीज में जाती है, ओके, राइट। सो शी हैड अ जीन कॉल्ड ब्राका जीन, BRCA जीन बोलता है। आप एक्चुअली काफ़ी फेमस है, ऑनलाइन में इसके बारे में बहुत सारा इन्फॉर्मेशन है, बट मैं थोड़ा सा इसके बारे में बताऊंगा। तो ये ब्राका जीन जो है वो अगर आपके जनरेशन्स में जाते तो आपका ब्रेस्ट कैंसर, ओवरियन कैंसर जो कॉमन कैंसर है उनका होने का चांस बढ़ जाता है। ओके, और उन्होंने एक सिंपल ब्लड टेस्ट और अपने थूक के टेस्ट से जान लिया कि उनको भी ब्राका जीन आया है। ओह, ओके, यस, वाओ, अभी ये एक सिचुएशन है जो उसको पता चल गया और उन्होंने उसको कैसे भी करके उन्होंने कैंसर नहीं आने का अवॉइडेंस का जो मैकेनिज्म है, जो ट्रीटमेंट है, जो प्रिवेंशन है, उन्होंने फॉलो कर लिया। जी, अभी उसका एक दूसरा सिनारियो देखते हैं। अगर उनके पास वो जीन है और उन्होंने कभी भी टेस्ट नहीं करवाया, मतलब जी, उनको तो मालूम ही नहीं होगा कि बिल्कुल, वो जीन है उनके में। तो और अगर यही महिला अपने लाइफ में कुछ रिस्क फैक्टर्स डेवलप करती है, जैसे बहुत मोटापन, ज़्यादा अनहेल्दी डाइट, करेक्ट, राइट। और आज के ज़माने में बहुत ज़्यादा फैशन है कि आप अपने चाइल्ड बेयरिंग को बहुत पोस्टपोन पुश करते हो, करते मतलब हैं, बिल्कुल, मतलब करियर के वजह से या कुछ रीज़न बिल्कुल, के वजह से आप बच्चा जल्दी आप पैदा नहीं करते हैं। और कुछ और रीजंस है जो मैं बताऊंगा। अगर ऐसे कुछ हो गया तो आपका दूसरा जो डैमेज होने का, जीन डैमेज होने का चांस है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। अंडरस्टूड, और जब ये टू हिट हो जाता है तो कैंसर उभरता है। सो देर इज अ जेनेटिक रीजन एंड देन देर इज अ दिस एक्वायर्ड रीजन। सो कुछ लोग होते हैं जिनका जीन्स ऑलरेडी थोड़ा वीक होता है। शायद आप टेस्टिंग करेंगे तो आपको जीन्स के बारे में पता नहीं चलेगा कि आपको पेरेंट्स से आई है, बट कुछ लोगों का थोड़ा जीन्स वीक होता है। ओके, जैसे कुछ लोग होते हैं ना जो मेंटली स्ट्रांग होते हैं, कुछ लोग मेंटली वीक होते हैं, बिल्कुल, राइट। बिल्कुल, वैसे ही तो जीन्स में भी थोड़ा स्ट्रांग जीन्स होता है और कुछ वीक जीन्स होते हैं। जी और एक इंडिविजुअल को अगर वीक जीन्स आ गए और उन्होंने स्मोकिंग बहुत किया तो शायद उनको लंग कैंसर होने का चांस ज़्यादा होगा, राइट। सो ऐसे बहुत सारे कॉजेस जो है हम लोग डिस्कस कर सकते हैं, मगर हमारे देश में और वर्ल्ड में क्या है, स्मोकिंग है, अल्कोहल है, फॉल्टी डाइट है। अगर आपका डाइट बहुत अनहेल्दी है, प्रोसेस्ड फूड बहुत खाते हो आप, अगर स्ट्रेस बहुत लेते हो, स्ट्रेस के बारे में बहुत बात किया गया रिसेंटली, बट स्ट्रेस भी बहुत एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। कम सोते हो आप, इफ़ यू स्लीप वेरी लेस। और बहुत सारे कॉजेस है, केमिकल्स यूज़ करते हो। आज के ज़माने में लोग केमिकल्स बहुत सारे, जैसे कॉस्मेटिक्स में केमिकल यूज़ करते हैं, खाने में केमिकल्स यूज़ करते हैं, ये सब आर गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट कॉजेज फॉर कॉजिंग कैंसर। मेरे पास एक रिसेंटली एक पेशेंट आए थे, टी टोटलर, स्मोकिंग छोड़ा, कभी सिगरेट भी हाथ में नहीं लिया, और देखेंगे तो उनका बॉडी इतना फिट लगता है, जिम जाते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, दिन में ऑलमोस्ट 7 to 7.5 आवर्स होते हैं, सब कुछ करते हैं, बट उनको कैंसर आ गया, वो भी फेफड़ों का। तो उन्होंने बोला डॉक्टर मेरे को क्यों आना चाहिए ये। तो मैंने फैमिली हिस्ट्री भी पूछी, मैंने बोला फैमिली में भी उनके पास कोई कैंसर नहीं है। फिर मैंने ऐसे ही पूछा आप क्या काम करते हो, आप यकीन नहीं करेंगे, वो बोल रहे हैं कि मैं एक इंडस्ट्रियल एरिया में काम करता हूँ। ओके, और मैंने बोला ठीक है, तो आपके आसपास में कौन कौन सी फैक्ट्रियाँ हैं। तो जब उन्होंने वो फैक्ट्री के नाम बताए तब मेरे को लगा कि मोस्ट लाइकली इनको एनवायरमेंटल एक्सपोजर, प्रदूषण के कारण उनको शायद कैंसर हुआ होगा। माय तो गुडनेस, ये लोगों को पता नहीं चलता है, हम लोग जीते रहते हैं, हमको पता नहीं चलता कि हम लोग जो क्या कर रहे हैं जिससे हमारा कोई भी बीमारी का रिस्क बढ़ जाए।
माय बट गॉड। हमारे मन में रहता नहीं है, हमारे जहन में नहीं रहता है। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस टू नो कि इवन आपके काम के वजह से भी आपको कैंसर आने का चांस बढ़ सकता है। यू कैन प्रॉब्ली हैव कैंसर बिकॉज आपके जो फैक्ट्री है जहाँ पे काम कर रहे हो आप, उसमें कुछ कार्सिनोजेनिक उसमें जब कार्सिनोजेनिक चीज़ें आ चीजें सकती है। होंगी। और ओहो। हमारे देश में स्पेशली मेरे प्रैक्टिस में तो मैं आपको बोलूँगा, जो भी किसान लोग हैं उनको कैंसर बहुत आते हैं, क्योंकि ये केमिकल्स यूज़ करते हैं, पेस्टिसाइड्स फर्टिलाइजर्स यूज़ वगैरह। करते हैं, और जब स्प्रे करते हैं तो मास्क भी नहीं डालते। बिल्कुल। इट्स वेरी स्केरी जब मैं आपके इसके बारे में बोलता हूँ, क्योंकि मैं भी जब भी जीता हूँ तो मैं सोचता हूँ यार मैं क्या शायद इनहेल कर रहा हूँ, या क्या पानी पी रहा हूँ, या क्या क्या खाना खा रहा हूँ जिसमें ये सब टॉक्सिन्स में ले रहा हूँ। बट दैट इज़ द रियलिटी ऑफ लाइफ। माय गुडनेस। डॉक्टर, आई थिंक ये आंसर सुन के बहुत सारे लोग और भी ज़्यादा कॉन्शियस हो गए हैं, क्योंकि स्ट्रेस या ऑक्यूपेशनल हज़ार्ड जैसे आपने बताया, या एनवायरमेंटल प्रदूषण की जो आपने बात की, आई डोंट थिंक इतना ज़्यादा नॉलेज है सबको कि ये भी वो रीजंस हो सकते हैं। एक्सट्रीमली स्कैरी। आपने स्ट्रेस की भी बात की, तो स्ट्रेस से जब स्ट्रेस सोचती हूँ तो यंग लोग या हमारी एज के जो लोग हैं जो इन चीज़ों से काफ़ी गुजरते हैं, मैं एक चीज़ पूछना चाहती हूँ डॉक्टर, कि आजकल जो यंग लोग हैं उनमें कैंसर होने के रीजंस ज़्यादा हैं या ज़्यादा पाया जा रहा है, या फिर ये हमेशा से ही था लेकिन आज बस हमारे रिसर्च के मेथड्स या चीज़ें पता होने की वो जो क्षमता है वो बढ़ चुकी है? सी इस जवाब का एक्चुअली मल्टीपल एस्पेक्ट्स हैं। तो वन एस्पेक्ट दैट वी नीड टू नो इज़ कि यंग लोगों में कैंसर क्यों आ रहा है, इज़ बिकॉज ऑफ सो मेनी फैक्टर्स जो आजकल के ज़माने में चेंज हो गई है। तो अभी मैं आपको डराना नहीं चाहता, बट देयर आर अ फ्यू फैक्टर्स दैट यू शुड बी वेरी केयरफुल अबाउट। ओके। पहली बात है कि आजकल के ज़माने में बहुत ज़्यादा केमिकल्स, हमारा जो जो एक्सपोजर है ज़्यादा हो गया। अभी आप देखें, स्किन हो सकता है, खाने में हो सकता है, जो आप सांस ले रहे हो सकता है, और आपकी इवन देयर इज सम डेटा सेइंग दैट जो आप वेजल्स यूज करते हैं बिल्कुल। उसके वजह से भी आपको कैंसर आने का रिस्क हो सकता है। आई विल गिव यू सिंपल एग्जांपल, प्लास्टिक। जी। सो प्लास्टिक इज अ बिग प्रॉब्लम, और स्पेशली हमारे देश में, क्योंकि फूड ग्रेड प्लास्टिक और नॉन फूड ग्रेड प्लास्टिक के बीच में अंतर हमको अभी तक नहीं मालूम। बिल्कुल। डेवलप्ड कंट्रीज में तो अलग है, क्योंकि वहाँ पे रूल्स एंड रेगुलेशंस बहुत स्ट्रिक्ट है, बट इन आवर कंट्री डेफिनेटली हेल्थ एजुकेशन एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है। तो जितना आप एजुकेट करेंगे उतना ज़्यादा आपके लिए अच्छा है। एक सिंपल बात मैं अभी बोलना चाहूँगा, और ये मेरा डर है, ये सबके लिए नहीं है। मैंने तो प्लास्टिक बॉटल में पानी पीना छोड़ दिया है, एंड ये बहुत बड़ा फैक्टर है, क्योंकि आप सोच सकते हैं कि जो पानी एक फैक्ट्री में बना होता है, जो अच्छी ब्रांड हो, अच्छा पानी भी होगा, वो एक बड़े ट्रक में डाला जाता है, और वो शायद ट्रक चलेगा ऑलमोस्ट 400, 500, 1000 किलोमीटर, बिल्कुल। और इतना हीट होगा उसके अंदर, क्योंकि वो गॉड। धूप में वो ट्रक चलती है। और जब वो चलता है तो प्लास्टिक तो हीट हो जाएगा, क्योंकि आप जब हीट करते हो तो प्लास्टिक तो पिघल जाता है, और वो प्लास्टिक सींच के आपके पानी में चला जाता है। माय गुडनेस। तो सो मेनी ऑफ अस जो वेल टू डू भी हो सकते हैं, या मिडिल क्लास भी हो सकते हैं, या इवन लोअर मिडिल क्लास भी हो सकते हैं, आप तो प्लास्टिक का पानी पीते जा रहे हो, ओह गॉड। राइट? बिल्कुल और डॉक्टर। आज एक नया फैशन शुरू हो गया है, आप पेपर कप में पानी पी रहे हो। जी। पेपर कप क्या है? पेपर है और उसके अंदर लाइनिंग प्लास्टिक है। तो उस प्लास्टिक को कौन रेगुलेट कर रहा है? कोई नहीं। क्या चल रहा है उस प्लास्टिक में? बिल्कुल। और जब आप पानी गर्म वाला पीते हो उसी पेपर कप में, वो सारा प्लास्टिक पानी में चला गया, और वो आपकी बॉडी में जाता है और आपके हार्मोन्स को डिस्टर्ब करता है। बिल्कुल। सो देयर आर सर्टन हार्मोन्स गेट डिस्टर्बेड बिकॉज ऑफ प्लास्टिक, और ये एक्चुअल स्टेटेड फैक्ट है, बिल्कुल। राइट? और उसके वजह से स्पेशली लेडीज में आपकी ईस्ट्रोजन की मात्रा है वो थोड़ा अल्टर हो जाता है, और उसके वजह से मोटापा जो होता है जी। वो बढ़ जाता है, और जब आपकी ईस्ट्रोजन लेवल्स बहुत हाई हो जाती है तो आपका ब्रेस्ट कैंसर होने का चांस बढ़ जाता है। ओह गॉड। इसीलिए मैं बोल रहा था कि ये डराने के लिए नहीं बता रहा हूँ, नहीं आपको नहीं। सूचना देने के लिए बता रहा हूँ कि ऐसे हो रहा है। फूड जब आप अच्छे एक जगह पे खा रहे हो, क्या आपको मालूम है वो चिकन कहाँ बन रहा है? अगर आप उस बर्ड्स को रेयर कर रहे हो, क्या आपने देखा है कि उनको क्या एंटीबायोटिक्स दी गई है, ओके। क्या स्टीरॉइड्स दिया गया है? हम तो ये भी जानते हैं ना, ह्यूमंस में आप स्टीरॉइड्स बहुत दे दोगे, जैसे जिम बिल्डर्स में होते हैं, बिल्कुल। तो उनके सेहत के लिए अच्छा नहीं है। तो मतलब वही ऑलमोस्ट वही स्टीरॉइड्स आप जब पोल्ट्री में देते हो,
तो क्या हालत होती होगी। सो ये सब चीज़ों की वजह से मुझे लगता है कि कैंसर की जो इंसिडेंस है वो बढ़ रही है और कैंसर की जो होने की जो एज है वो घट रही है। बिल्कुल। ये एक ही आंसर नहीं है इसका। फॉर एग्जांपल मैंने अपने करियर में देखा है 1 महीने के बच्चे को कैंसर होते हुए, ब्लड कैंसर होते हुए। तो ये तो प्लास्टिक और खाने की वजह से हो ही नहीं नहीं हो सकता। रहा है, बिल्कुल। तो एक चीज़ मैं बोलना चाहूँगा, एक चीज़ है कॉल्ड बैड लक, हाँ, बिल्कुल। राइट? सो सब कुछ हमारे हाथ में नहीं है, इसीलिए हम लोग ऊपर वाले को प्रे करते हैं क्योंकि सब ठीक कर दो सो दैट वी डोंट सफ़र। सो एक बैड लक चीज़ होती है, मैंने देखा है, राइट? मैंने बहुत बार ऐसे मेरे करियर में देखा है कि जिनको कैंसर होते हुए और उनका कोई दोष नहीं था, कोई ओके, दोष नहीं। ओके। मैंने जैसे वेरी बताया अनफॉर्चुनेट। हेल्दी भी होते होंगे, कोई दोष नहीं है, बट हो गया उनको, बैड लक। एब्सोल्युटली। अभी हमारे हाथ में क्या है, अच्छा ट्रीटमेंट दे, उनको ठीक करे, एंड दैट इज़ व्हाट आई लुक एट। सो वेरी इंपॉर्टेंट टू नो कि यूथ को आज के ज़माने में बहुत ज़्यादा उनको सोचने की ज़रूरत है कि जो कर रहे हैं वो सिर्फ दिखावे के लिए कर रहे हैं या एक्चुअली अपनी अंदर की हेल्थ बढ़ाने के लिए कर रहे हैं। आप जिम के नाम पे इतने केमिकल्स ले रहे हो, आपको दिखना अच्छा है, बट उसका जो एक प्रॉब्लम है अगर मैं बताने जाऊंगा तो मुझे डर लग जाता है। इतना केमिकल्स जा रहा है बॉडी में, तो जो केमिकल्स जो नेचर ने नहीं बनाई है, आपने उसको एक लैब में बनाया है। आपने सिर्फ कुछ लैब एनिमल्स में टेस्ट करके देखा कि उनका बॉडी अच्छा बन रहा है, बट क्या सच्ची में आपका हेल्थ बढ़ा रहे हैं या आपको एक मोमेंट के लिए आपको एक सेटिस्फैक्शन दे रहे हैं? दैट इज समथिंग वी डोंट नो। सो बेसिकली आज की यूथ जो है बहुत ज़्यादा फास्ट फूड कल्चर में फंसी हुई है। इसका मतलब है कि आप जो भी चाहे आप पा सकते हो, बट उसका एक साइड इफेक्ट भी है कि आपको बनाने के लिए टाइम नहीं मिलता है, राइट? आपको बेसिकली कहीं से मंगवाना पड़ता है। बिल्कुल। और इतनी फूड डिलीवरीज ऐप है, मेरे पर्सपेक्टिव में आप देखेंगे तो ये बहुत डरावना है। तो फॉर एग्जांपल जो अब आजकल के जो फूड डिलीवरी ऐप्स है, आपको खाना देंगे एक ब्लैक कंटेनर में, राइट? एक ब्लैक कंटेनर का क्या प्लास्टिक है मुझे अभी नहीं मालूम। मुझे वो ब्लैक प्लास्टिक को देख के डर लग गया। तो इसीलिए हमने हमारे घर में तो स्टॉप कर दिया है कोई भी फूड ये डिलीवरी ऐप से ऑनलाइन करना। ये कोई मुझे आई एम नॉट अगेंस्ट द फूड डिलीवरी कॉन्सेप्ट पर से, बट जो कंटेनर्स है ये बहुत डेंजरस है क्योंकि आप क्या कर रहे हो, कहीं एक किचन में खाने को फ्रेशली बना रहे हो और उस गर्म खाने को इमिडिएटली आपने प्लास्टिक में परोस दिया और उसको ढक दिया और वहाँ पे स्टीम बिल्ड होती है तो और भी प्लास्टिक गया, राइट? ऑयल होता है तो अभी ऑयल कौन सा क्वालिटी का ऑयल यूज हो रहा है मैंने तो नहीं देखा। तो आप क्या कर रहे हो, उसको आप ले रहे हो, खा रहे हो, राइट? तो अभी उसमें क्या कंटेंट है, क्योंकि सबको प्रॉफिट बनाना है, तो आपने क्या उसका जो वेजिटेबल्स है या उसकी जो इंग्रेडिएंट्स है क्या आपने चेक की कहाँ से बन रही है? क्या ये ऑर्गेनिक है या कोई ऐसे जगह में बन रही है जहाँ पे बहुत ज़्यादा केमिकल्स यूज़ की जा रही है? सो यू कैन गेट सिनिकल अबाउट इट। आप सोच सकते हो कि इस गहराई से सोच सकते हो, बट क्या होगा कि आपको बहुत डर लग जाएगा। तो सिंपल बात है, मैं आज के जनरेशन को तो इतना बोलूँगा कि आप इन सब के बारे में सोचिए। खाना आप हेल्दी खा रहे हो, डेफिनेटली फाइन। कुछ ऐप्स ऐसे भी हैं जो बोलते हैं कि यू आर गोइंग टू गेट हेल्दी फूड, कोई खराबी नहीं है उसमें, बट कंटेनर क्या है वो भी तो इम्पोर्टेंट है ना। बिल्कुल। तो आप कपड़े पहन रहे हो, तो अभी आजकल के ज़माने में बहुत ज़्यादा अलग अलग टाइप के जो ड्रेस मटेरियल्स आ रहे हैं। करेक्ट। तो कुछ मटेरियल्स ऐसे हैं कि जिससे आपके स्किन के एक्सपोजर हो सकती है, जिससे आपको प्रॉब्लम हो जाए, ओके। राइट? तो हम सब ने सोच लिया था कि सिगरेट खराब है और सिगरेट से ये होता है, आपको कैंसर हो सकती है, हार्ट प्रॉब्लम हो सकती है। तो अभी नया चीज़ आ गया, ई सिगरेट, वेपिंग। बिल्कुल डॉक्टर। मैंने रिसेंटली जब मैं एक फ्लाइट में ट्रैवल कर रहा था तो मैंने देखा कि लोग आराम से फ्लाइट में बैठ के वेपिंग कर रहे हैं क्योंकि आपका स्मोक अलार्म बजता नहीं है। तो आपने वो स्मोक अलार्म से तो अपने आप को बचा लिया, बट ये धुएं से आप कब बचाओगे अपने आप को, राइट? क्योंकि जो वेपिंग की जो लिक्विड है उसमें निकोटीन होती है और कुछ बहुत सारी केमिकल्स होती है, क्योंकि वो निकोटीन को डिसॉल्व करने के लिए आपको एक सोल्यूशन चाहिए। नाउ ये सोल्यूशन क्या है? ये क्या पानी है? नहीं है, इट इज़ एक्चुअली केमिकल्स। और एक तरफ की नहीं, बहुत सारे टाइप की केमिकल्स है, और ये जब बर्न होती है उसके केमिकल्स आती हैं
और वो केमिकल्स आप लेते जा रहे हो। तो एक तरफ से आपने सिगरेट कम की, बहुत अच्छा किया, बट आपने ई सिगरेट बहुत बढ़ा दी, वेपिंग बहुत बढ़ा दी। सो जो कैंसर शायद आपको 10 सिगरेट फूकने से नहीं मिल रही थी, आपको शायद यहाँ पे 1000 पफ्स लेके आपको मिल रही है ई सिगरेट की वजह से। तो ये चीज़ों की वजह से यूथ को बहुत ज़्यादा रिस्क है, राइट। एंड सेक्सुअल बिहेवियर बहुत ख़राब है लोगों का, राइट। तो बहुत सारी जो कैंसर्स है वो सेक्सुअल एक्टिविटी की वजह से होती है। आपको बताना चाहूँगा कि वन ऑफ द मोस्ट प्रिवेंटेबल कैंसर्स दुनिया में, सर्वाइकल कैंसर, इज कॉज्ड बाय मोस्टली अ वायरस कॉल्ड एज ह्यूमन पैपिलोमा वायरस। और ये कैसे फैलती है? सेक्सुअल एक्टिविटी की वजह से। इट इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट कि हमारे कंट्री में सर्विकल कैंसर का बर्डन बहुत हाई है बिकॉज ऑफ लैक ऑफ अवेयरनेस। इसीलिए मैं और मेरी टीम, हम लोग स्कूल्स और कॉलेजेस में जाते हैं, टॉक्स देते हैं, छोटी छोटी टॉक्स देते हैं। इसीलिए 10 साल की उम्र से बोल रहे हैं ना आप, 9 साल की उम्र से अगर आपने अच्छा एजुकेशन दे दिया अबाउट प्रिवेंटिंग सर्वाइकल कैंसर और वैक्सीन दिलवा दी, सिर्फ 2 टीके 2 बार, तो आप अपने कंट्री में मेरे एस्टिमेट के हिसाब से एटलीस्ट 4 या 5 लाख सर्वाइकल कैंसर केसेस प्रिवेंट कर सकते हो। इनक्रेडिबल। और ये हर नूक एंड कॉर्नर ऑफ द कंट्री में बोलनी चाहिए। बिल्कुल। स्कूल्स में आप बोलेंगे तो पेरेंट्स, तो हम अपने बच्चों के लिए कुछ भी कर सकते हैं, है ना। 100%। अगर 20 साल के बाद कोई उनको बीमारी आनी है और उनको प्रिवेंट करना है तो हम आज करने के लिए तैयार हैं। 100%। तो आप उस लेवल में पकड़िए, लड़कों और लड़कियों को दे दीजिए, जब से वो 9 साल की उम्र में हो जाए आप टीका लगा दीजिए। तो आप दोनों, लड़के और लड़कियों को, दोनों को आप प्रिवेंट कर रहे हो। मगर ये भी नहीं हो रहा है। जब ये नहीं होगा तो यूथ को कैसे बचाएंगे हम लोग? और पोल्यूशन, हम लोग बैंगलोर में रहते हैं और आपको मालूम है कि ट्रैफिक कितना ख़राब है। अब ये सब जो ट्रैफिक है क्या कर रहा है? आपके एयर को गंदा बना रहा है। जो जितना आप शायद एक बड़े आलीशान बंगले में रहते होंगे या अच्छे अपार्टमेंट में रहते होंगे, लेकिन सांस तो वही ले रहे बट सांस तो वही ले रहे हैं ना आप। पोल्यूशन वाली। पानी का क्या क्वालिटी है? सो ये सब रीजंस है। और यूथ की बिहेवियर आप देखते होंगे, बहुत सारा डूम स्क्रॉलिंग, बहुत सारा स्क्रीन एक्सपोजर, जिससे क्या हो रहा है कि एक्सरसाइज कम हो रहा है, स्लीप। इनफैक्ट मैं एक आर्टिकल पढ़ रहा था 2-3 हफ्ते पहले, जिससे उन्होंने देखा कि हमारे इंडियन बच्चों में स्लीप की जो ड्यूरेशन है वो कम होती जा रही है। पढ़ाई की वजह से हो सकती है, स्क्रीन टाइम की वजह से हो सकती है। तो जो बच्चे पहले मे बी 10 साल के पहले 9 घंटा सोते थे, आज 7 घंटा सोते हैं। 7 घंटा तो एडल्ट्स के लिए रिकमेंडेड है। तो आपने क्या कर दिया है? तो एक तरफ से आपने स्ट्रेस बढ़ा दिया है पढ़ाई और आपके ग्रेड्स के कारण और आपके करियर के कारण। एक तरफ से आपने सोना कम कर दिया, उसके ऊपर से सोशल मीडिया का अट्रैक्शन, फास्ट फूड, बिल्कुल। ये सब मिला के फैक्टर्स हमारे जो कैंसर केसेस की बर्डन है आज थोड़ी बढ़ा रही है, बट मुझे बहुत डर है कि और 5 या 10 साल में और ज़्यादा बढ़ जाएगी। बिल्कुल, ये तो एक्सपोनेंशियली ही बढ़ेगा डॉक्टर। इसीलिए हम अब और नई चीज़ें देख रहे हैं, जैसे अभी वो जितनी भी रिसर्चेस आ रही हैं, ब्रेस्ट मिल्क में कैंसर पाया जा रहा है या स्पर्म सैंपल्स में कैंसर पाया जा रहा है, जो कि बिल्कुल इट वाज अनहर्ड ऑफ। ये जो आपने बताया कि एक होलिस्टिक अप्रोच लेना चाहिए और हर नज़रिए से देखना चाहिए कि एक फैक्टर नहीं होगा, 2 फैक्टर नहीं है, एनवायरमेंटल, फैमिली, सोसाइटी, फूड, व्हाट यू कंज्यूमिंग, व्हाट यू डूइंग, आप कैसे जी रहे हैं, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। आई एम श्योर जो भी ये पॉडकास्ट देख रहे हैं उनको बहुत बहुत हेल्प मिलेगी। इस आंसर को शायद रिपीटेडली आप सुनना चाहें, देखना चाहें, और अपनी फैमिलीज़ को प्रिवेंट करा सकते हैं आप कैंसर से, या नॉलेज दे सकते हैं खुद को और खुद की फैमिलीज़ को। ये तो हमने प्रिवेंशन की बात की। तो कौन से ऐसे ट्रिगर्स या अर्ली साइंस हो सकते हैं जिससे हमें पता चल सकता है या जिनको हमें बिल्कुल इग्नोर करना चाहिए और जो कैंसर के होने की कोई एक निशानी हो सकती है? कैंसर इज अ वेरी स्लो प्रोसेस। करेक्ट। कैंसर्स में क्या है कि कुछ कैंसर्स होती हैं जो आपको इजीली दिख जाती हैं और कुछ कैंसर्स होते हैं जो अंदर से स्लोली बनती रहती हैं। तो एक एग्जांपल देता हूँ, अगर आपको स्किन में, चमड़े में आपको अगर कुछ कैंसर हो जाए तो आपको इमीडिएटली दिख जाएगा कि चमड़े में कुछ खराबी लग रही है मुझे। तो स्किन कैंसर्स जो होती है, जो डायग्नोस होती है, यूजुअली बहुत ज़्यादा जो कैंसर्स है अर्ली स्टेज में डायग्नोस हो जाती है। जो थायराइड की कैंसर है
वो बहुत ज़्यादा अर्ली डायग्नोस हो जाती है, क्योंकि आपको गांठ दिखने लग जाती है और कोई बोलता है अरे तुम्हारे गले में कुछ है। तो इसके वजह से आपको कुछ कैंसर्स जल्दी दिख जाती है। बट जो आपके अंदरूनी ऑर्गन्स है, जो बॉडी के अंदर हैं, उनमें शायद कैंसर उभर जाए, बट आपको पता चलने में देर लग जाता है। फॉर एग्जाम्पल, जो कुछ लोगों को खांसी होता है, तो खांसते रहते हैं और सोचते हैं कि एलर्जिक खांसी है या कोई इन्फेक्शन हुआ है, उसके वजह से खांसी हो रही है। जी। दे गो टेक ओवर द काउंटर मेडिकेशन, मतलब मेडिकल शॉप में कुछ ले लेते हैं खांसी कम करने के लिए। फिर बाद में जाते हैं अपने फैमिली डॉक्टर के पास, वो भी कुछ दवाई देते हैं। और फिर जाते हैं एक फिजिशियन के पास, वो बोलते हैं नहीं नहीं शायद कुछ ऐसा ऐसा होगा, कुछ टेस्ट करवा लीजिए। तो अगर ये प्रोसेस आप फॉलो कर रहे हो, और जो हमारे देश में होता है कि सब लोग पहले मेडिकल शॉप में जाते हैं, बिल्कुल। तो इसके वजह से ये कॉफ जो शायद कैंसर के वजह से हुआ होगा, वो कॉफ बहुत महीनों तक चलता है। तो ये एक साइलेंट साइन की तरह है और एक वार्निंग जैसा है, जो एक पेशेंट ने या एक इंसान ने उसके बारे में रिस्पेक्ट नहीं किया। अरे मुझे कॉफ इतने दिन से क्यों हो रहा है, एक क्वेश्चन आना चाहिए आपके दिमाग में। बिल्कुल। तो इसके वजह से ये एक कॉफ चलते रहता है। उसके बाद पेशेंट को कुछ लगता है कि कुछ सीने में दर्द है, या लगता है कि कुछ घुटन हो रही है, और तब वो एक स्पेशलिस्ट के पास जाता है। जब वो स्कैन करते हैं, आपको दिखता है एक बड़ा सा गांठ, राइट। सो दैट इज अबाउट लंग कैंसर। कुछ लोग होता है कि उनको कॉन्स्टिपेशन होता है, मतलब मोशन सब नॉर्मल हो रहे हैं, बट कुछ हफ्तों में कॉन्स्टिपेशन हो रहा है बिना कोई कारण के। वो टाइम पे क्या होता है कि कॉन्स्टिपेशन होता है, फिर 2 दिन लूज मोशन होता है, फिर कॉन्स्टिपेशन होता है, लूज मोशन होता है, और वो इंसान डॉक्टर के पास नहीं जाते। वो बोलते हैं अरे कुछ खाने में कुछ गड़बड़ी होगी, या पास में रिलेशन ने बोल दिया अरे तुमने ये खाया था शायद उसके वजह से हुआ है। तो वो सोच के क्या करते हैं, उसको कंसल्ट करने के लिए देर कर देते हैं। और फाइनली जब कुछ खून गिर जाता है, तब उनको कुछ डर लग जाता है, अरे खून गिर रहा है अभी मुझे डॉक्टर के पास जाना चाहिए। तब तक क्या करते हैं, मेडिकल शॉप से जाके आप कुछ सिरप लेते हो कॉन्स्टिपेशन को ये रिलीव करने के लिए। अगर लूज मोशन हुआ है तो बहुत सारे दही लेते हो, या छाछ लेते हो, या कुछ प्रोबायोटिक्स लेते हो, राइट। और इसके वजह से क्या होता है, आपने वो पीरियड मिस कर दिया जहाँ पे वो अर्ली स्टेज में डिटेक्ट हो सकता था। सो दैट इज ऑल्सो वन मोर वार्निंग साइन विच यू हैव इग्नोर्ड। कुछ लोगों को हार्ट बर्न होता है हमेशा, गैस्ट्रिक मतलब कुछ तकलीफ हो रही है, जलन हो रहा है, डकारें आ रही है, तो वो लोग क्या करते हैं, अगेन ओवर द काउंटर मेडिकेशन। ठीक है, आप 5-10 दिन के लिए तो ले सकते हो, ये मैं अवॉइड नहीं करने को बोल रहा हूँ। 2 हफ्ता या 1 महीने के ऊपर चला जाए तो आपको एक एक्सपर्ट ओपिनियन लेनी चाहिए। तो ये ऐसे बहुत सारे साइलेंट साइंस होते हैं। अभी कुछ लोगों को स्तन के कैंसर अर्ली स्टेज में डिटेक्ट हो सकते हैं, अगर वो अपने खुद के स्तन को चेक करते रहे। और आजकल एक एटीट्यूड हो गया कि कैंसर मतलब यार 40 या 50 के बाद मैं कर लूँ चलेगा, बट आपको अपने बॉडी के बारे में अवेयर होना चाहिए, सिर्फ चेहरे के बारे में नहीं, आपके हाथ के बारे में, आपके पाँव के बारे में, राइट, आपके स्किन के बारे में, आपके स्तनों के बारे में आपको हमेशा अवेयर होना चाहिए। आपको अगर कोई भी कुछ अबनॉर्मल दिखे तो आपको एक एक्सपर्ट ओपिनियन ले लेनी चाहिए। तो डॉक्टर, जो आप बेसिकली कह रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि जब भी कोई चीज़, कोई भी कंडीशन, सर्दी खांसी हो या कॉन्स्टिपेशन, लूज मोशन या जैसी वैसी सिचुएशंस जो हम डेली भी एक्सपीरियंस कर रहे हैं, जब भी कोई चीज़ नॉर्मल से अलग लगने लगे या उसका फ्रीक्वेंसी बढ़ने लगे, तो हमें उसको हल्के में नहीं लेना चाहिए और इमीडिएटली जाके टेस्ट कराना चाहिए। आई थिंक दिस इज़ एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ अस कि वो साइलेंट, जैसे आपने बहुत ब्यूटीफुली आपने कहा कि वो साइलेंट इसलिए है क्योंकि वो पीरियड आपने मिस कर लिया है। बहुत लोग जो हैं वो ये मानते हैं कि एक नॉर्मल ब्लड टेस्ट से कैंसर डिटेक्ट हो सकता है। क्या ये सच है या फिर सिर्फ एक डेंजरस मिथ है? और उसके अलावा बाकी जैसे काफ़ी स्कैन्स कॉमन हो गए हैं, पेट स्कैन वगैरह, तो इनके बारे में थोड़ा बताइए हमें। सो ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू मी हमारे कंट्री में, बिकॉज हमारा कंट्री बहुत यूनिक है। आप इस वक्त अगर आप चाहो तो आप जाके 1 लाख का टेस्ट करा सकते हो, बिल्कुल। राइट। आपको कोई भी लैब, आप जस्ट जाओगे और बोलोगे तो टेस्ट कर लेंगे, कोई भी प्रिस्क्रिप्शन नहीं पूछता है। तो मैं हमेशा अपने स्टूडेंट्स को कहता हूँ कि एक प्रॉब्लम है कि हम लोग टेस्ट और मेडिसिन्स बिना प्रिस्क्रिप्शन के पेशेंट को उपलब्ध कराते हैं। वो एक लिमिटेशन है, और ये लिमिटेशन इसलिए है कि आप जब टेस्ट करते हो, किसके लिए टेस्ट करते हो। एक एग्जांपल देता हूँ आपको। आपकी गाड़ी ख़राब हो गई। जब आपकी गाड़ी ख़राब होती है तो आप जाके बोलोगे नहीं कि मेरी गाड़ी ख़राब हो गई है ठीक करो, राइट।
वो मैकेनिक भी आपको पूछेगा कि क्या प्रॉब्लम है सर, वो बोलेगे आप नहीं यार स्टीयरिंग टाइट है, गियर ठीक से नहीं लग रही है, ब्रेक ठीक से नहीं लग रही है। अगर आपने उसको सिर्फ बोल दिया कि गाड़ी खराब हो गई है और आपने बताया कि मैं आपको बताऊंगी नहीं कि क्या खराब हुई है, तो आप सोचो कि आपका बिल कैसा होगा। बिल्कुल। वो ऊपर से नीचे तक सारी गाड़ी की छानबीन करके आपको बोलेगा ये टेस्ट किया है, आपका स्टीरियो टेस्ट किया है, आपका ये टेस्ट किया है, और उसके वजह से आपको लास्ट में शायद पता भी नहीं चले कि था कि क्या क्या हुआ, बिल्कुल राइट? बिल्कुल क्योंकि आपने उनको कुछ इंडिकेशन नहीं दिया है। करेक्ट। फॉर एग्जाम्पल एक बच्चे को या किसी को एक बुखार आया, अभी हम सबको मालूम है कि बुखार 2-3 दिन आएगा, मैक्सिमम 5 दिन, मैक्सिमम 7 दिन। करेक्ट। जब बुखार आपको 2 हफ्ते के ऊपर से आने लगे तो तो कुछ तब तो आपको टेस्ट करानी है। क्यों टेस्ट करानी है? क्योंकि आपको जानना है ये बुखार क्या है। ये बुखार, दर्द, खांसी, ये जो है ना, ये एक इंडिकेशन है कि कुछ खराब है। बिल्कुल। और टाइम एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है जिससे आप वो खराबी को आप नाप सकते हो। अच्छा। अभी एक बुखार आपको 2-3 दिन आया तो एक पीडियाट्रिशियन या एक एडल्ट फिजिशियन आपको कोई भी एंटीबायोटिक नहीं देंगे, करेक्ट। राइट? बोलेंगे कि आप सिर्फ क्रोसिन टैबलेट ले लो, डोलो ले लो, ठीक हो जाएगा, जी राइट? जी। बट 1 हफ्ते के ऊपर आएगा तो कोई चुप नहीं बैठेगा। वही डॉक्टर आपको बताएंगे कि नहीं, मुझे लगता है थोड़ा ब्लड टेस्ट करना चाहिए, राइट? सो ये ब्लड टेस्ट वो उनके जानकारी के हिसाब से और जो उन्होंने एग्जामिन किया उसके हिसाब से आपको ब्लड टेस्ट बताएंगे, तब आप ब्लड टेस्ट करोगे। अगर वो ब्लड टेस्ट में कुछ निकला तो उसके हिसाब से ट्रीटमेंट, नहीं निकला तो बोलेंगे चलो और थोड़े दिन डोले कंटिन्यू करो, फिर और एक 3-4 दिन बाद मिलो। तो आप 3-4 दिन के बाद मिलोगे और बोलोगे बुखार कम नहीं हुआ, तब उनके मन में जो है थोड़ी जो सीरियस बीमारियां हैं उनके बारे में सोचना शुरू उनके बारे करेंगे। में सोचना शुरू कर देंगे, बिल्कुल। राइट? तो अभी व्हाट आर द सीरियस डिजीजेस हम लोग सोचते हैं, ऑटो इम्यून डिजीज बोलते हैं, मतलब आपकी एलर्जिक की डिजीज होती है, या टीबी हो सकता है, या बड़े बड़े थोड़े बीमारियां हैं, और उसमें एक आता है कैंसर भी। करेक्ट। कैंसर के वजह से भी फीवर हो सकता है, ब्लड कैंसर जो होता है उसके वजह से फीवर होती है पहले। तो इसके लिए ब्लड टेस्ट जो है हमेशा आप उनसे करवाइए जिनसे आपको ओपिनियन कर मिले कि कौन सा ब्लड टेस्ट करना अच्छा है, मेक सेंस। राइट? जी। सो अभी आईटी लोग सब वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, हम लोग अभी भी हॉस्पिटल जाते हैं, क्लिनिक जाते हैं। क्यों जाते हैं? क्योंकि हमको एक पेशेंट को टच एंड फील करने से हमको कुछ क्लूज मिल जाती हैं जिससे हम डिसाइड करें कि क्या ब्लड टेस्ट करनी है, जी। राइट? सो कैंसर को डायग्नोस करने के लिए ब्लड टेस्ट जो है वो हम लोग कस्टमाइज करते हैं हमारी जानकारी के हिसाब से। मैं एक सिंपल एक पॉइंट बोलता हूँ। एक पेशेंट है जो बहुत सालों से शराब पी रहे हैं और वो आ रहे हैं कि मेरे को कुछ गैस्ट्रिक हुआ है, ये थोड़ा पेट में गड़बड़ है, कुछ मतलब खाने में ये होता है, दिक्कत होता है। तो हम लोग क्या करते हैं, लिवर की टेस्टिंग करते हैं, जो ब्लड टेस्ट है लिवर की टेस्टिंग करते हैं। इससे हमको क्या पता चलता है लिवर में क्या कुछ खराबी है, या ज़्यादा शराब पीने के वजह से क्या उनकी ब्लड में एबनॉर्मेलिटी है, तो ये भी हमको क्लू मिल गया। जी। और ये दोनों टेस्ट आपको 600 रुपये 700 रुपये में हो जाती है। मगर अगर आप जाके एक लैब में पूछोगे कि यार मेरे को ये गैस्ट्रिक है और मुझे कुछ प्रॉब्लम है, तो आपको मिलेगा बिल 2000 का, क्योंकि वो लैब वाले उनकी सोच के हिसाब से आपको टेस्ट कराएंगे। तो एक्सपर्ट ओपिनियन हमेशा इंपॉर्टेंट है। तो किस टेस्ट के वजह से आपको कैंसर हो सकता है करके आपको इंडिकेशन मिलेगा, वो टेस्ट कस्टमाइज्ड है। इसीलिए मैं सोचता हूँ ये जो मास्टर हेल्थ चेकअप का जो सिस्टम है हमारे कंट्री में थोड़ा फॉल्टी है, क्योंकि आपको हमेशा चेकअप डॉक्टर को कंसल्टेशन करने के बाद करनी चाहिए, ना कि उल्टा। यहाँ पे क्या होता है, पहले आप टेस्ट कराते हो, एक पैकेज के जैसे टेस्ट कराते हो, फिर जाके डॉक्टर को मिलते हो। तो इसमें क्या क्या है बता दो मुझे। जी राइट? सो exactly ये यही बहुत होता है। इंपॉर्टेंट है Okay. कि आपको सिस्टम को ऐसे करना पड़ेगा जैसे आप अपनी टेस्ट को कस्टमाइज कर सके। तो कैंसर के लिए कुछ टेस्ट होती हैं जो बेसिक टेस्ट, आपको कैंसर कभी कभी सिर्फ एक ब्लड टेस्ट, क्या सीबीसी बोलते हैं, कंप्लीट ब्लड काउंट, उससे भी डिटेक्ट हो सकती है। Okay, मतलब 300 to 350 रुपीज़ में आपको एक्चुअली कैंसर है करके पता चल सकता है। ओके। और कभी कभी आपको ऑलमोस्ट 20-30 हज़ार का टेस्ट करना पड़ सकता है कैंसर डिटेक्ट करने के लिए, माय राइट? गॉड। फिर उसके ऊपर हो गई स्कैन्स। सो हमेशा लोग जाते हैं पेट स्कैन करने के लिए। एक्चुअली पेट स्कैन सब में ज़रूरत नहीं है। इनफैक्ट मेरे को कोई अगर आके बोले डॉक्टर मैं बहुत सालों से स्मोकिंग कर रहा हूँ, मुझे लगता है कि मुझे कैंसर के लिए चेकअप करना चाहिए, क्या मैं पेट स्कैन करूँ? मैं बोलता हूँ नहीं,
पेट स्कैन इज नॉट द ओनली स्कैन दैट यू शुड बी डूइंग। हम लोग HRCT करते हैं, हाई रेजोल्यूशन CT स्कैन ऑफ द चेस्ट, जी। वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है टू डिटेक्ट एनी प्रॉब्लम विद द लंग। वाओ, तो दैट इज वेयर आई वुड लाइक टू टेल थ्रू योर ऑडियंस कि आप टेस्ट करिए। आप अपने सेहत के बारे में, आपको कोई भी थोड़ा संकोच हो रहा है या कोई दिक्कत हो रही है, आप उसके बारे में जांच बिल्कुल करवाइए और जल्दी भी करवाइए, बट एक एक्सपर्ट ओपिनियन लेने के बाद। इससे ना कि आपका पैसा बचेगा, बट आपका डायग्नोसिस भी जल्दी और सही होगा। जी डॉक्टर। इस वीडियो में दी गई सारी जानकारी और सुझाव सामान्य स्वास्थ्य जानकारी है और गेस्ट डॉक्टर द्वारा दिए गए सुझाव उनके निजी प्रोफेशनल ओपिनियन है। किसी भी सुझाव का उपयोग करने से पहले अपने डॉक्टर की एडवाइस या सहमति जरूर